हेलो, वेलकम टू अभिपीडिया। माय नेम इज मिर्जा सद्दाम सैन और आज हमारे साथ हैं अतुल चौहान, जिन्होंने यूपीएससी ईपीएफओ में ऑल इंडिया रैंक 211 हासिल किया है। तो आज हम लोग जानेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी थी इनकी और किस टाइप से इनकी जो जर्नी थी एक स्टूडेंट से एक ऑफिसर बनने की, उनके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे अतुल चौहान का। वेलकम Thank you. अतुल। Thank you so much, sir, for providing this esteemed platform for. और कैसे हो, हाउ आर यू? सर जी। बिल्कुल बढ़िया सर। उम्मीद सबसे करता हूँ आप भी अच्छे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप अच्छे तो हम लोग भी अच्छे। सबसे पहली बात तो बताइए कि आपको जब आपका रिजल्ट आया तो कैसा लगा आप उस टाइम आपको? और सर ऑफ कोर्स बहुत क्यूरोसिटी थी और तमाम जगह पे स्पेकुलेशन चल रहे थे कि कब आएगा कब आएगा। जी। और सर इतना डिले हो गया था तो वो पेशेंस लेवल भी बहुत छूट रहा था। जी। तो सर सही बहुत बात। खुशी हुई। और सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन ये है कि सर माँ बाप के जो मेंटल प्रेशर और उनको ये डाउट होते हैं वो हट जाते हैं, तो सर सबसे बड़ा रिलीफ तो वो होता है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आपसे मतलब हम हमेशा होता है ऐसा ना कि हमारे साथ साथ हमारे पेरेंट्स को भी एक प्रेशर होता है कि अभी तक सेटल नहीं हो पाया है। और जैसे कि हम लोग गवर्नमेंट जॉब में ऐसे ही हम लोग बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। वेस्ट मतलब नहीं बोल सकते हम लोग, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में हम लोग क्या करते हैं कि बहुत टाइम लगता है उसमें ये देने के लिए। बहुत बात ऐसे स्टूडेंट भी है जो 8 साल 9 साल 10 साल देने के बाद भी कुछ भी नहीं होता है, तो एक टाइप से रिस्क भी रहता है। तो उसका एक प्रेशर रहता है, तो वो तो है ही। हाँ, बिल्कुल ऐसे कि जैसे क्या होता है कि आप भले मेहनत कर रहे हो, अगर रिजल्ट नहीं दिखता है तो एट सम टाइम क्या होता है कि अगर आपके पेरेंट्स ये लोग अगर फेथ लूज करने लगते हैं ना, तो वो फिर आपके ऊपर अच्छा प्रेशर क्रिएट हो जाता है। जी। तो सर एक अगर आप कुछ सक्सेस करके उनको दे देते हो तो वो फेथ बहुत स्ट्रांग हो जाती है, तो आप फर्दर फिर करियर में और भी मेहनत कर सकते हो कुछ किसी भी टारगेट के लिए। तो जी। सर वो बैकअप बहुत जरूरी रहता है मुझे लगता है। जी, बिल्कुल, सही बात है। तो ये आपका सबसे पहला जॉब है? सर इसके पहले मैं कॉलेज के बाद एज ए टेक्निकल ऑफिसर, वो मेरा इंजीनियरिंग की डिग्री है, एनआईटी सिलचर से मैंने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की थी। जी। तो मैंने इमीडिएटली एज ए टेक्निकल ऑफिसर ज्वाइन किया था। जी। फिर मैंने सर 1 साल बाद उसको ड्रॉप किया और मुझे सर बेसिकली सिविल सर्विसेज की तरफ ओरिएंटेशन था, तो उसके लिए प्रिपेयर करना था। तो सर मैं उसके बाद इधर आ गया था। तो बीच में कुछ सेटबैक्स हो गए थे। तो ये लगा कि सर मैं सबसे बड़ा भी हूँ, तो मुझे लगा कि सर एक बैकअप का वो देख लेना चाहिए। और सबसे अच्छी बात है कि सर ईपीएफओ जो था ये सिंगल वो एक स्टेज का एग्जाम था ना, कि अगर आपने आरटी टेस्ट क्लियर किया तो सीधा इंटरव्यू है। तो सर मेरा थोड़ा सा अप्रोच प्रीलिम्स वाली जो है वो मेरा सर पहले से कमांड ठीक ठाक रही है, तो मुझे लगा कि ये अपने लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो सर मैंने उसी को टारगेट किया। मतलब आपने यूपीएससी सिविल सर्विसेज का पहले से ही प्रिपरेशन कर रहे थे और इसके अलावा फिर आपका ये करते करते ही आपने ईपीएफओ का भी एग्जाम दिया था? हाँ सर, जी। यही तो था। मतलब आपका अगर हम लोग देखें कि यूपीएससी से आपने सबसे पहले तो आपने इंजीनियरिंग की, ठीक है? तो जी इंजीनियरिंग से ही यूपीएससी सिविल सर्विसेज में आने में थोड़ा सा वो एक आपका साइंस बैकग्राउंड का होता है, उसके बाद फिर आपका यहाँ पे टोटली ज्यादातर आर्ट्स बैकग्राउंड हो जाता है इधर। तो उसमें आपको जैसे कन्वर्ट होने में या फिर कुछ मतलब क्या क्या समस्याएं और उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी आपने अपनाई? सर, स्ट्रेटजी ये कि मतलब मेरे सीनियर सर ऑलरेडी पहले कुछ सिविल सर्विसेज में सेलेक्टेड थे। जी। तो ऐसा था कि सर मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में आप देखें तो मैक्सिमम जगह इंजीनियर्स का वो प्रेजेंस है। जी। जी। तो सर हाँ, लेकिन जैसे ऑप्शनल चुनने का जो चैलेंज होता है सर, वो तो था ही सिविल सर्विसेज वाले में। हाँ सर, लेकिन अगर ईपीएफओ की बात करें तो ये एक टाइम पे बड़ा डाइसी सिचुएशन था, क्योंकि इसमें दो तीन सब्जेक्ट जैसे सुनने में लगता था कि लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, अकाउंटेंसी। मेरा अगला क्वेश्चन वही था बिल्कुल। आपने पहले ही हाँ, जवाब दे रहे हो आप। तो सर कोई बात। बिल्कुल वही था। एक टाइम पे तो ऐसा लगा कि यार शायद ये अपने लिए पॉसिबल नहीं है, जस्ट गिव इट अ ट्राई। लेकिन सर सोशल सिक्योरिटी लेबर लॉ पे थोड़ा सा ये था कि अपने सिविल बैकग्राउंड से हो जाएगा, बट अकाउंटेंसी तो एकदम आउट ऑफ ब्लू आ गया था। जी। जी। तो लेकिन सर ये प्लेटफॉर्म ये अभिपीडिया पे मैंने वो सर निहारिका मैम पे कुछ वीडियो सर्च किए। शुरू में बहुत ही लिमिटेड कोचिंग्स थी, तो जिसमें सर ये अभिपीडिया के प्लेटफॉर्म पे मैंने वो पाया। और कुछ इधर उधर मतलब बिखरे हुए सोर्सेस, बाकी सब कंसोलिडेट करके सर काफी अच्छा सर परफॉर्मेंस रहा फाइनल एग्जाम में सर अकाउंटेंसी में। तो आपने अगर अगर देखा जाए तो जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि जितने भी सब्जेक्ट्स थे, तो कौन कौन सब्जेक्ट आप अगर मतलब एरिया फेवर एरिया में देखें कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आपके फेवर एरिया में था, उसके बाद फिर कौन कौन सा आपके वीक एरियाज में थे, और आपने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई अपने वीक एरियाज के लिए और फेवर एरियाज के लिए?
सर जैसे कि बैकग्राउंड अपना सिविल से आता है, तो सर मुझे इकोनॉमी, हिस्ट्री और पॉलिटी वाले में कोई कंफ्यूजन नहीं था किसी चीज़ की, ना तो मैंने कोई सोर्स अलग से जाके देखे। मेन सो यही प्रॉब्लम थी सर, लेबर लॉ और सोशल सिक्योरिटी और अकाउंटिंग वाला। अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो इसके लिए सर ये क्योंकि अपने लिए एकदम अछूता सब्जेक्ट था, तो ये तो मुझे करना ही था। और सबसे ज़्यादा मैंने फोकस भी सर इसी पे किया, क्योंकि अगर पेपर का कंपैरिजन करें तो जो 2020 वाला पेपर और 2017 में सर, इसमें 17 वाला मुझे ऐसा फील होता है कि उसका पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा था और उसमें क्वेश्चंस के टाइप भी और थोड़ा अकाउंटिंग और ये सारे पार्ट थोड़े अच्छे लेवल के थे। जी। तो दिमाग में वही था कि सर वहाँ पे चूक नहीं होनी चाहिए। अब बाकी जो अपना स्ट्रॉन्ग एरिया है वहाँ पे तो कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं थी। तो आपने किस टाइप ये से मतलब टाइम टेबल की अगर हम लोग बात करें, रूटीन की बात करें कि डे वाइज आपने जैसे बांटा होगा, या फिर किस टाइप से आपने कि इसको ज्यादा टाइम देना है, इस सब्जेक्ट हमारा मेरा तैयार है तो इसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे चल जाएगा, तो इस टाइप से आपने मतलब किस टाइप से अपना टाइम टेबल बनाया था? सर टाइम टेबल में सबसे पहले ये था कि सर एक तो मैथ और इंग्लिश वाला ये हम लोग बहुत रेगुलर नहीं करते हैं। जी। तो ये सर एक तरह से लो हैंगिंग फ्रूट वाली बात हो गई कि जी। आप जो इजी टारगेट है, नंबर नंबर ही होता है सर अल्टीमेटली, आप कोई किसी बिल्कुल भी एरिया से गेन करो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा टारगेट यही था सर कि जो लो हैंगिंग वाले एरिया हैं इनको तो बिल्कुल ही हिट करना है जाके। जी। तो वो इंग्लिश और मैथ तो सर मैं रेगुलर एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा देता ही था। हम्म। और सर उसके बाद जो सबसे प्राइम एरिया था वो था अकाउंटेंसी और सोशल सिक्योरिटी वाला एरिया, क्योंकि ये एरिया बिल्कुल अपने लिए अलग था। बाकी सर ऐसा कॉन्फिडेंस था कि बाकी चीजें मैनेज हो जाएंगी, जैसे वो ट्रेडिशनल पार्ट है जो पॉलिटी, इकोनॉमी और वो सारी चीजें। तो सर प्राइम एरिया वही था जो अपने लिए पहले से थोड़ा स्ट्रेंजर एरिया था। जी जी जी। तो सब पे यही एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे, मतलब मैं सर मल्टीपल सब्जेक्ट एक दिन में कवर करता था। ओवरऑल मेरा टाइमिंग सर, मैं 8 से 10 घंटे मतलब रेगुलर बैठने वाला हूँ, तो सर मेरे लिए वो था। जी। और अगर हम लोग देखें कि ये जो अपना ईपीएस ईपीएफओ था वो 2020 में आया था नोटिफिकेशन इसका, लगभग फरवरी में या फिर जनवरी फरवरी में। और उसके बाद फिर हाँ। 2020 चला गया, उसके बाद 2021 चला गया, 2022 में इसका फाइनल रिजल्ट आया। तो ये मतलब एक लंबा जर्नी हो जाता है। तो इसको आपने अपना पेशेंस को कैसे बनाए रखा, क्योंकि एग्जाम भी अगर हम लोग देखें तो सितंबर में हुआ था, 2021 के सितंबर में, लगभग 1.5 साल बाद। तो वो क्या था मतलब उस टाइप से, उस टाइम में आपने कैसे अपने आप को ये बनाए हाँ रखा? सर, इसके पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हुआ क्या कि जैसे मेरे 2019 में जब मैंने सिविल्स दिया तो उसमें मेरे स्कोर काफी अच्छे थे, 120 जैसा GS1 में। तो फिर मैं सीसेट में, मेरा सर वहाँ पे रिजल्ट गड़बड़ हो गया था। जी। तो फिर मैंने 2020 का दिया, तो 2020 में भी काफी अच्छे स्कोर थे, लेकिन थोड़ा सा सीसेट को लेके डाइसी था, तो मैं कंफर्म नहीं था। और सर वो जब नोटिफिकेशन आया था तो इसका टाइमिंग ऐसा था कि जून के बाद अक्टूबर में होगा। तो मुझे लगा कि चलो ये कवर कर लेंगे आराम से, और ये एग्जाम में टाइम मिल जाएगा यूपीएससी के बाद 2-3 महीना। लेकिन सर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी तो, और ये जैसे मैंने बताया कि एग्जाम का पैटर्न ऐसा था कि हाँ इसको विद इन टाइम कवर कर लेंगे, कि मतलब हो सकता है आसानी से, एक एक दो स्टेज का ही जस्ट गेम है। लेकिन सर उसमें फिर अब चलता चला गया। अब मैं दिमाग में सर माइंड मेकअप कर चुका था कि मुझे एक फाइनल बैकअप तो कंप्लीट करके ही रखना था, और मुझे सर इससे इजी और इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी उस टाइम पे तो नहीं दिखी। तो मैं सर टोटली कंटिन्यू डेडिकेट ही किया सर, इस पे मेरा एकदम फोकस ही रहा कंटिन्यू। और 2021 में सर मैंने बेसिकली ड्रॉप भी लिया था यूपीएससी वाले के लिए, सिविल सर्विसेज का, क्योंकि उस टाइम पे आइडिया नहीं था कि ये 6 महीने में कंप्लीट होगा या 12 महीने में। लेकिन बाद में सर ऐसा हो गया कि वो 12 महीने का गैप हो गया। लेकिन मैंने डिसाइड इसी पे फोकस करने के लिए किया था, तो इसी पे कंटिन्यू 1.5 साल सर इसी पे फोकस रहा, कहीं और नहीं देखा था। और जैसे कि अगर हम लोग इंटरव्यू की बात करें कि इंटरव्यू में आपका जो इंटरव्यू हम लोगों ने दिया, तो इंटरव्यू का क्या मतलब, आपका प्रिपरेशन कैसी थी या फिर क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी? क्योंकि अ, सबसे पहले तो मैं सर लिटरली इस बात के लिए सबसे ज्यादा थैंक्स सभी मीडिया को कहूंगा, क्योंकि जिस टाइम पे हम सबको पैनिक मचा हुआ था कि यार कहाँ जाएं कहाँ खोजें, तो उस टाइम पे कोई अवेलेबल नहीं था, रेयरली कोई अवेलेबल था। लेकिन सर मेरा इनिशियली प्रवीण सर जो हैं उनसे सर एक मेरा मॉक हुआ था, बहुत शुरू में ही, रिजल्ट आने के कुछ दिन बाद ही, जब स्पेकुलेट कर रहे थे कि इंटरव्यू कुछ दिन में होंगे। जी फिर एक बार लास्ट में अतुल सर से हुआ जी सर, तो वो चीजें दोनों ही काफी हेल्पफुल थी। और उससे भी ज्यादा रेलेवेंट ये चीज था कि सर जो डेफ फीलिंग में और जो मटेरियल हॉबीज और इंटरेस्ट, या आपने स्टेट स्पेसिफिक अभी पीडीएफ प्लेटफॉर्म पे जो मटेरियल प्रोवाइड किए गए सर, उसने पूरी प्रिपरेशन को यानी वो एक स्ट्रीम लाइन कर दिया। वो सर क्वेश्चन ऑलरेडी जैसे मेरे पास पड़ा भी होगा, वो पर्सनलाइज सारे मैंने क्वेश्चन प्रिंट बैंक। आउट की। हाँ सर, वो सारे मैंने प्रिंट आउट ले लिए थे और बीच में स्पेस रख दिया था। तो मेरे सारे रेडीमेड आंसर ऑलमोस्ट सब पे प्रिपेयर कर लिया था जो क्वेश्चन अभी पीडिया ने प्रोवाइड किए थे।
तो सर वो उस तरह से मैंने प्रिपेयर किया था इंटरव्यू के लिए। और अगर करंट अफेयर की अगर हम लोग बात करें कि करंट अफेयर जैसे कि आपका इंटरव्यू के लिए भी पूछा जाता है, करंट अफेयर को तैयार करना पड़ता है, या फिर एग्जाम के लिए भी करंट अफेयर को तैयार करना पड़ता है, तो फिर करंट अफेयर के लिए क्या ऐसी किस टाइप से स्ट्रेटेजी बनाई थी, या फिर मतलब आपने एग्जाम के लिए जो अपना मेन एग्जाम होता है उसके लिए अलग स्ट्रेटेजी बनाई, या फिर जो आपका करंट अफेयर का इसमें इंटरव्यू के लिए था उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी अलग से बनाई? सर जैसे अगर इसमें आरटी वाले एरिया की बात करें, जो मेन रिक्रूटमेंट टेस्ट था, जी उसमें थोड़ा सर मेरी स्ट्रेटजी बैक फायर कर गई थी, क्योंकि मैं स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा था 2017 वाले। जी तो उसमें थोड़ा स्टैंडर्ड अच्छा था करंट अफेयर्स वाला। जी तो हम लोग जैसे सर ये विजन आईएएस या आईएएस वाला स्टैंडर्ड जो होता है करंट का, जी जी उसको सिविल फॉलो कर सर्विसेज रहे के थे। लिए, हाँ। बट सर एग्जाम में टोटली डिफरेंट आ गया, वो वन लाइनर वाले सवाल आ गए और डेली न्यूज वाले। तो वो मेरे लिए तो करंट अफेयर उसमें बहुत डिवास्टेटिंग था। लेकिन सर हाँ, इंटरव्यू में ये है कि वो बहुत अच्छे लेवल का रहता है। तो ये तो सर प्रिपेयर जैसे अपने डेली हिंदू या फिर न्यूज एनालिसिस देखते रहते हैं, तो वही फोकस था। और सबसे बड़ी बात थी, लकीली सर इंटरव्यू पैनल में मुझसे मतलब किसी दूसरे एरिया पे वो लोग गए ही नहीं। मेरे से सिर्फ मेरे प्रोफाइल पे और मेरे बेसिक इस एजुकेशन और इन सब पे वो पूछ के, पर्सनलाइज बहुत ज्यादा था। तो करंट अफेयर्स या ये सारी चीजें कुछ भी नहीं पूछी मेरे से वहाँ पे फाइनल इंटरव्यू में। मतलब कुछ इंसिडेंट बताइए जैसे इंटरव्यू के ही बारे में, अगर कुछ आप इंसिडेंट शेयर करना चाहते हो कि आपने जैसे इंटर किया तो क्या माहौल था वहाँ का? सर जैसे मॉक वॉक तक तो मैं बहुत सीरियस था, मतलब ऐसा थोड़ा सा घबराया हुआ, पर इंटरव्यू का बहुत एनवायरनमेंट चिल था। हाँ, सबसे बड़ा मेरे लिए सर वो बाउंसर जैसा था, जब मैं जैसे ही घुसा तो उन्होंने सबसे पहले चेयरमैन सर ने मेरे से पूछ लिया कि व्हाट इज योर रोल नंबर। तो सर ये ऐसी चीज है कि न्यूमेरिक चीजें जल्दी याद नहीं रहती हैं, पर वो सर 2-3 बार भर के गए थे फॉर्म पे, तो वो तुरंत मेरे मुंह से तुरंत निकला। तो वो मेरे लिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डर था। हाँ, उसके बाद फिर मेरा सर, जैसे मैं आसाम में पढ़ा हूँ, फिर अब मेरा जैसे मैं जॉब किया तो पूछ रहे हैं कि इतना सारा डाइवर्स पोर्टफोलियो है अतुल, फाइनली तुम अचीव क्या करना चाहते हो, तुम्हारा जिंदगी में अल्टीमेट गोल क्या है। वो सारी चीजें मतलब काफी सर रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट था वहाँ पे। और जैसे एक दो जगह सर थोड़ा सा डाउट ये आया था कि जैसे लेजर वर्ड जो होता है, वो प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा सा सिमिलरिटी होती है एक लेजर टेक्नोलॉजी से और लेजर अकाउंट से भी। तो चेयरमैन सर ने जब मुझसे लेजर पूछा तो मेरे दिमाग में कुछ ऐसे आया नहीं, तो मैंने सीधे लेजर टेक्नोलॉजी, मुझे लगा मेरा साइंस का बैकग्राउंड है, एक शायद एक वो लेजर टॉपिक है, जनरल टेक्नोलॉजी। जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल में लेजर। जी एग्जैक्टली तो, जी लेकिन मैंने जब साउंड किया कि वो साइंस एंड टेक से रिलेटेड है, तो सर ने भी उसी फ्लो में ही कंटिन्यू किया, उन्होंने अकाउंट पे नहीं गए। अच्छा अच्छा। और फिर एक जगह और था, एक सर थे, उन्होंने मुझसे अकाउंट के बारे में पूछा कि कुछ कंपनी अकाउंट देखे हो इस टाइम में। तो मैंने कहा कि सर प्रिपरेशन के टाइम पे कर रहा था, उस टाइम पे डिटेल पता थी, बट अभी तो कुछ ज्यादा नहीं बता पाऊंगा सर। मैंने फिर खुद ही से एक हिंट दिया कि सर मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकाउंट्स के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है। तो फिर उसमें डिटेल में गए, वो अप्रोप्रिएशन बिल क्या है। तो एक्चुअल में वो कंसोलिडेटेड फंड और पब्लिक अकाउंट जैसा जानना चाह रहे थे, और मैं एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में कुछ बता रहा था। तो वो लास्ट में ऐसा हुआ कि वो बोले कि आ, आप जो अतुल आंसर कर रहे हो वो बिल्कुल सही है, मेरा कॉन्टेक्स्ट कुछ अलग था, आप कुछ अलग कह रहे हो, लेकिन ठीक है, इट्स ओके। तो मुझे वो थोड़ा सा लगा कि मैं अगर गलत भी बोला हूँ, गलत तो मैंने नहीं बोला था, जी बस वो सर वो इंटरप्रिटेशन की बात थी कि वो कुछ कहना चाह रहे थे, मैं कुछ। तो वो थोड़ा सा एग्री किए, तो मेरे लिए थोड़ा सा सेटिस्फाइंग था कि हाँ चलो, मैंने कुछ बहुत बिगाड़ा नहीं इसमें। तो इस तरह से था सर। चलिए, अभी बहुत सारे बच्चे जो हैं हमारे एस्पिरेंट्स हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हो तो क्या दोगे सजेशन, कि आप इसे किस टाइप से प्रिपरेशन करें? सर जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इतने साल का ये करने के बाद, मेरा ये मानना है कि सर आपकी प्रिपरेशन हमेशा थोड़ी सी स्ट्रीमलाइन ऐसे होनी चाहिए कि आप जैसे कोई एग्जाम टारगेट करते हो तो वो एग्जाम में सिमिलरिटी हो। और एट मैक्स आप किसी भी एग्जाम पे सर, इतनी भीड़ है और इतना कंपटीशन है, तो आप ये मत सोचिए कि आप वन गो में जाएंगे और फोड़ के निकल जाएंगे, क्योंकि बहुत लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो सर मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप किसी भी एक एरिया पे कम से कम 2 साल 1 साल तो आप टाइम दें, अगर आपका कंडीशन फेवर करता है आपको तो। क्योंकि सर उसी बीच में आप लर्न करते हो। तो मेरे हिसाब से सर कंसिस्टेंसी सबसे इम्पोर्टेंट है, और फोकस ओरिएंटेशन होना चाहिए। आपको ज्यादा जगह नहीं कि आप एसएससी भी भर रहे हैं, रेलवे भी भर दिया ना, अगर आपकी तैयारी मिलती जुलती है तब अलग बात है। हम्म, लेकिन आप एक दो सर्विस पे फोकस करें तो मुझे लगता है सर कि लॉन्ग टर्म में वही करना चाहिए। हड़बड़ी में कोई मल्टीपल टारगेट्स नहीं करने चाहिए, उसमें सर आप कोई भी एक ढंग की प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। दूसरा दूसरा ये है कि सर थोड़ा टाइम मैनेजमेंट और डेडिकेशन
तो हर जगह मांगता है। आप छोटी-छोटी नौकरी और बड़ी से बड़ी भी टारगेट करेंगे, अब अगर आप 4-6 घंटा नहीं देंगे डेडिकेटेड, तो सर बहुत मुश्किल है। तो मैं यही कहूँगा कि सर अल्टीमेटली मिनिमम गोल मतलब ज़्यादा ओरिएंटेशन एक ही जगह, एक ही 2 जगह रखनी चाहिए और डेडिकेटेड टाइम, कंसिस्टेंसी और थोड़ा सर अपने साथ ईमानदार रहें। इससे ज़्यादा सर बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है इसके अलावा कुछ, मुझे लगता है। चलिए, थैंक यू अतुल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने हमें अपना वैल्यूएबल टाइम दिया, तो उसके लिए भी थैंक यू एंड कांग्रेचुलेशंस वन्स अगेन। थैंक यू सो मच सर और मैं पूरी अभी पीडिया टीम को सर, निहारिका मैम और अतुल सर और बाकी प्रवीण सर सभी को अपनी तरफ से बहुत-बहुत मतलब शुक्रगुज़ार हूँ सर, जो इतने अच्छे प्लेटफ़ॉर्म पे और इतने टाइमली सारे कंटेंट प्रोवाइड किया आप लोगों ने। सर इस सक्सेस में बहुत बड़ा हाथ है अभी पीडिया का सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू।